नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं दमदार 10। अनंत जी और फज्जन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब बात को होगी कुछ इंटरनेशनल खबरों की। अमेरिका और ईरान के बीच पीस डील का असर अब दिखने लगा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि हॉर्मुज से एक दिन में 19 मिलियन बैरल तेल की आवाजाही हुई, जो अब तक का रिकॉर्ड है। पीस डील के बाद हॉर्मुज से जहाजों की आवाजाही करीब 3 गुना बढ़ गई है। इसमें भारत से भी जुड़े हुए 11 जहाजों ने हॉर्मुज पार किया है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान एक दिन की यात्रा पर पाकिस्तान पहुंच गए हैं। इस दौरान वो पीस डील को लेकर चर्चा करेंगे। वहीं अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो यूएई, बहरीन और कुवैत के दौरे पर हैं। रूबियो अमेरिका ईरान समझौते को लेकर खाड़ी देशों की चिंताओं को दूर करेंगे। खाड़ी देशों को आशंका है कि समझौते से हॉर्मुज स्ट्रेट में ईरान का प्रभाव बढ़ सकता है। We just achieved a historic peace agreement with Iran to end the conflict in the Strait of Hormuz. And by the way, yesterday, 19 million barrels of oil flowed out of the Strait of Hormuz, a very beautiful place. That's the most oil in the history of the Strait. No, this is why I did it. I did it for this reason, 99% for this. Iran will never have a nuclear weapon, and they've agreed to that. उन्हीं बातों को टेप रिकॉर्डर की तरह बार बार दोहराना, ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। लेकिन न्यूक्लियर वेपन पर ईरान ये कह चुका है कि अभी तक तो केवल एक लाइन की बात हुई है, उससे आगे तो बात भी नहीं हुई है। हमारे लिए राहत की बात यह है कि हॉर्मुज से तेल आ रहा है, जा रहा है। 11 जहाज जो भारत के 30 जहाज रुके हुए थे इस खाड़ी संघर्ष के दौरान, उसमें से 3 भारतीय जहाज हैं और उसमें से 8 शायद विदेशी झंडे वाले जहाज हैं जो भारत के लिए सामान लेके आ रहे हैं, यूरिया और पेट्रोल वगैरह, जो भी क्रूड ऑयल वगैरह लेके आ रहे हैं। अच्छी बात है, लेकिन ये बहुत अच्छा आपने यूज़ किया कि एक ही टेप बार बार बजता है। ये तो हमने भारत पाकिस्तान युद्ध के समय भी, ऑपरेशन सिंदूर के समय देखा था कि युद्ध रुकवाया वाला टेप कितनी बार बजा उनका। अभी भी न्यूक्लियर वेपन का है। हाँ, तो अब वो क्या होता है ना, जब आप उम्र के उस अवस्था में पहुंच जाती है मीनाक्षी जी, या 80 साल के हो गए, अब ये सुई अटक जाती है कभी कभी। ऐसा उन साइकोलॉजिस्टों का कहना है कि मनोविज्ञान के लोगों से आप बात करेंगे तो क्या होता है, उनको बार बार लगता है कि इस बात को दोहराना है हमको। ये ट्रंप का दोष नहीं, ये मनोविज्ञान का दोष है। तो उनको क्या लगता है ये सब चीज़ें। लेकिन जो मुझे लग रहा है, राहत की बात सिर्फ इतनी होनी चाहिए कि हॉर्मुज खुला रहे, वो जल डमरू मध्य से आवाजाही जारी रहे। ईरान न्यूक्लियर रखे न रखे ये अमेरिका समझे, इनको तो भाई नोबेल भी तो चाहिए। ये अभी क्या मुनीर या क्या नाम है, वही मुनीर या क्या पनीर, मुनीर या जो भी नाम है उनका, उन्होंने रिकमेंड कर दिया था। अच्छा, उनकी बात को कोई गंभीरता से लेता नहीं है। ट्रंप भी नहीं लेते हैं, जब जरूरत पड़ता है तो उनको आगे कर लेते हैं, लेकिन बाद में पीछे कर देते हैं। तो मुझे ये लगता है कि इनको नोबेल की एक चाहत है। दूसरा, इनको हिस्ट्री में जाना, इनको बराक ओबामा, इनके सबसे बड़े जो निक्सन और कैनेडी सिंड्रोम था ना, कि निक्सन चाहता था कि हमको कैनेडी की तरह याद किया जाए, जो नहीं हो पाया। ट्रंप चाहते हैं ओबामा की तरह याद किया जाए। इनको भी लगता है कि ओबामा की तरह हमको याद किया जाए। तो ये भी ओबामा सिंड्रोम से ग्रसित हैं। इनको लगता है ओबामा ने जो खाड़ी को लेके समझौता किया था, उससे बेहतर समझौता हम करके दिखा दें। उसी में नाश पीट दिया पूरी दुनिया का इन्होंने। नाश पीट दिया है। और जो बात अभी अनंत जी कह रहे हैं, अभी जो 60 दिनों का टाइम फ्रेम है, उस पर नेगोशिएशंस होनी है। उसमें भी तो सहमति कुछ बहुत खास न्यूक्लियर पर बनती हुई दिखाई नहीं दे रही। अगर न्यूक्लियर पर सहमति नहीं बनी तो फिर तो ये जंग फिर शुरू हो जाएगी, और कभी भी शुरू कर देगा ईरान अपनी तरफ से या अमेरिका। देखिए, स्थानीय स्तर पे ईरान, इजराइल और लेबनान, इन 3 को अपने अपने कैलकुलेशन है। तो इजराइल कभी नहीं चाहेगा कि ये डील सफल हो। लेकिन यूएस अभी जो अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संकट की ओर पूरा विश्व बढ़ रहा था, और पूरे हम सब लोगों के लिए ये है कि एक हॉर्मुज खुला रहे, ताकि आपको जो एनर्जी सिक्योरिटी की बात है, तेल के दामों में गिरावट हो, उसके अलावा खाद्य और बाकी जो केमिकल की आवश्यकता आपको होती है, वो संकट भी ना हो। पहली बात तो यह है। अल नीनो के कारण ऑलरेडी मानसून कम होगा, उसमें अगर आपको खाद भी ना मिले, यूरिया वगैरह, डीए वगैरह, तो आप सोच लीजिए क्या स्थिति होगी। तो उस दिशा में क्या है कि ईरान के पास एक जबरदस्त लेवरेज है। उसे पता है कि उसके पास एक ऐसा बार्गेनिंग लेवरेज है जिसके
एवज में अमेरिका उसकी बहुत सारी शर्तों को मान लेगा। वो पहले से कह रहा था कि आईएईए के तहत वो एनपीटी का सिग्नेटरी है, परमाणु बम नहीं बनाएगा, कोई नई बात तो है नहीं। मिसाइल खत्म करने की बात थी, वो नहीं हुआ। अब ईरान में जो आप रिजीम चेंज और वहां लोकतंत्र की बहाली की बात कर रहे थे, वो तो कोसों दूर चला गया, वो तो बहस ही नहीं है। दुनिया के लिए बस अमेरिका और बाकी दुनिया बस ये चाहती है हॉर्मुज खुला रहे, ऑयल के दाम गिरे, और इसके लिए ईरान जितना बार्गेनिंग कर सकता दरअसल है आज करेगा। से 2.5-3 महीने पहले हम जहां खड़े थे, दरअसल हम फिर से वहीं आकर खड़े हैं। ना ईरान अपनी बातों से हटा है, ना अमेरिका अपनी बातों से हटा है। हॉर्मुज का जो संकट कभी नहीं था, वो संकट आकर खड़ा हुआ, उसने दुनिया की अर्थव्यवस्था को खराब किया। एक बार फिर से ये पटरी पर लाने की कोशिश हो रही है, लेकिन ये कब तक चलेगा और कब तक ये कामयाब पूरी तरह से हो पाएगी, इसी पर नजर है। इधर अमेरिकी संसद के उच्च सदन सीनेट ने ईरान जंग के खिलाफ प्रस्ताव पास किया है। प्रस्ताव में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई रोकने के लिए कहा गया है। इससे पहले हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में भी इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल चुकी है। वोटिंग के दौरान 4 रिपब्लिकन सांसदों ने भी डेमोक्रेट्स का साथ दिया, जिससे ट्रंप की पार्टी के अंदर बढ़ती हुई बगावत भी सामने आई। व्हाइट हाउस ने कहा है कि इस प्रस्ताव का कोई कानूनी असर नहीं होगा। अमेरिकी सैन्य कार्रवाई पहले ही समाप्त हो चुकी है। दरअसल ट्रंप का दर्द यह भी तो है कि अपने भी लोग उनके साथ खड़े हुए नहीं हैं। सीनेट भी किसी भी तरीके की जंग के खिलाफ है। नहीं, सीनेट के अमेरिकी जनता भी इनके साथ नहीं है। आप बताइए, इस युद्ध से अमेरिका को क्या मिला? ट्रंप को जरूर मिला। अब वो तो अभी ट्रंप का स्वयं का जो कारोबार है, जिस प्रकार से 300 बिलियन के ऐड देने की बात की जा रही है, 150 बिलियन तो उन्हीं की कंपनी करेगी ना जी। तो इन सब चीजों को देखते हुए हमें लगता है कि अमेरिका की जनता इस बात का जवाब ट्रंप से मिड टर्म इलेक्शन जो वहां होंगे उसमें जरूर पूछा जाएगा कि आपको इस जंग से हासिल क्या हुआ। इराक समझने की भूल ट्रंप ने कर दी थी कि जिस तरह इराक को नेस्तनाबूद करके वहां कब्जा कर लिया गया, उस तरह ईरान को कर देंगे। वो असेसमेंट में बुरी तरह फेल रहे। जैसा आपने बताया कि वो सत्ता परिवर्तन और लोकतंत्र बहाली, ये सब तो बहुत दूर की कौड़ी हो गई। अब वहां कुछ नहीं हो पाया। यहां तक कि ईरान को मतलब समझौता वार्ता के टेबल तक लाने में भी आपको झुकना पड़ा, थोड़ा ब्राइब कर रहे हैं। वो तो कहीं झुका नहीं। तो अमेरिकी जनता भी ये पूछ रही है कि जो 3 लाख करोड़ रुपए के करीब खर्च किया अमेरिका ने, उसका हासिल क्या, उसका रिटर्न क्या है। और जिस तरह की कैपिटलिस्ट सोसाइटी है अमेरिका, उसमें तो इन्वेस्टमेंट का रिटर्न पूछता है हर आदमी। बिल्कुल ठीक बात। जैसे पश्चिम बंगाल में इस वक्त टीएमसी के नेताओं को जनता का रिटर्न मिल रहा है, और वो अंडे के तौर पर मिल रहा है। घर से निकलना मुश्किल हो गया है नेताओं का। टीएमसी नेताओं पर अंडों की बारिश हो रही है। इससे लेकर तृणमूल कांग्रेस अब हाईकोर्ट पहुंच गई है। अंडों की बारिश से बचाने की गुहार लगाई जा रही है। सोचिए, हाईकोर्ट में ये याचिका भी जाएगी कि मुझे अंडे पड़ रहे हैं, बचा लो कोर्ट। पुलिस को निर्देश देने की बात कही जा रही है कि तृणमूल कांग्रेस के नेताओं पर अंडों की बारिश करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन हो। अब इस मामले में सुनवाई जब होगी तब होगी, लेकिन टीएमसी नेताओं पर यह एग अटैक तो जारी है। नॉर्थ 24 परगना की तस्वीर आपके सामने है। तृणमूल नेता और म्युनिसिपल काउंसिलर शुभांकर घोष के भाई पापोन घोष को लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ा। उन्हें बेरहमी से पीटा गया। इलाके में पापोन घोष का दबदबा था। उन पर लोकल लोगों को धमकाने का आरोप था। हालांकि बंगाल में सरकार बदलने के बाद से पापोन घोष गायब थे। अचानक से इस इलाके में नजर आए तो स्थानीय लोगों ने उन्हें घेर लिया और फिर जमकर पिटाई भी हो गई। तस्वीर आपके सामने है। मैं रिटर्न फैक्टर की सज्जन जी बात कर रही थी, और ये पश्चिम बंगाल में ही देखने को मिलता है। हम कितनी बार ये बात कह चुके हैं, वरना तो सरकारें बाकी जगह भी गिरती हैं। सरकारें और नेता, ऐसा नहीं है कि सब जगह बहुत दूध के धुले हुए हैं, कोई भ्रष्टाचारी नहीं है, वो भी सत्ता से बाहर जाते हैं, लेकिन कभी उनके ऊपर अंडे टमाटर नहीं बरसाए जाते। ये तो अजीब कल्चर है पश्चिम बंगाल का। देखिए, वहाँ की जो राजनीति अभी तक रही है सीपीएम 77 में, उसके बाद से वो कहने के लिए लोकतांत्रिक थी, लेकिन वहाँ तरीका 1 पार्टी रूल का होता था कि जो सत्ता में पार्टी आ गई वो बाकी किसी को जीने नहीं देगी। अब स्थिति आप देखिए, लेकिन सर अंडा तो लीथल वेपन भी नहीं है ना, लीथल क्या वेपन करें? तो यहाँ ये दुविधा। लेकिन ये जो अटैक्स हो रहे हैं सबसे ज्यादा कहाँ हो रहा है? साउथ 24 परगना और नॉर्थ 24 परगना और कोलकाता से जुड़े हुए बाकी, मतलब जो जिसे आप ग्रेटर कोलकाता रीजन कहते थे, जिसे ममता बनर्जी स्वीप करती थी,
ठीक है, ये अंडे अटैक ज्यादा आप नॉर्थ बंगाल में भी आ रही है, नहीं देख रहे हैं, जंगल महल, बांकुरा, पुरुलिया नहीं, मगर वहां से भी तो नहीं। ये वहां पे नफरत है लोगों का, जहां पे बिल्कुल ये दम गला घोट के पब्लिक के साथ मनमानी की जाती थी, हर तरीके की मनमानी की जाती थी। संदेश खली से लेके बाकी तमाम आमफान दुर्नीति, जो आमफान का पैसा खा गए, सब हम लोग देख चुके हैं। अब यहां पे दुविधा क्या है कि सरकार के पास आप ये कहें कि पुलिस क्या डंडे लेके खड़ा करे कि पब्लिक अंडा नहीं मारे, तो ये दुविधा है सरकार की, कैसे आप रोक सकते हैं उनको? क्या कमांडो की सुरक्षा दी जाए, फिर वो अंडों से कैसे बचेंगे? ये दुविधा बड़ी सुविधाजनक दुविधा है, क्योंकि सरकार को भी अच्छा लगेगा कि ये वो लोग हैं जो छाता केंद्रीय लेकर निकले टीएमसी नेताओं को सलाह मैं ये दे सकती हूँ। कुछ टीएमसी अपना सेल्फ डिफेंस विंग बना ले कि कैसे अंडे अटैक से खुद को बचाएं। ये सब एक नया, आजकल नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नए सुरक्षा के चुनौतियां आ रही हैं, तो एक वेपन भी एक नया है। ड्रोन की बात हम कर रहे हैं, एआई की बात कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी चुनौती है। मतलब संतोष ये है कि बम नहीं बरसाए जा रहे हैं। पिछले चुनाव को याद करिए, जब ममता बनर्जी की पार्टी जीती थी तृणमूल कांग्रेस, तो किस प्रकार से भारतीय कार्यकर्ताओं की हालत खराब कितनी हत्याएं हुई थी, 59-60 हत्याएं हुई थी, टोटल 321 हो चुकी हैं, लेकिन पिछले चुनाव में सिर्फ 60 हत्याएं हुई थी मीनाक्षी जी, और बम बरसाए जा रहे थे। ये तो बंगाल में मुझे लगता है पॉलिटिकल कल्चर अहिंसक हो गया है कि अंडे से ही छोड़ दे रहे हैं, वरना अंडे की जगह तो बम बरसा रहे होते अगर तृणमूल कांग्रेस वाले जीत गए होते। तो मुझे लगता है कि जैसा तृणमूल ने बोया है वैसा काट नहीं रहे हैं, उससे थोड़ा सॉफ्टर वर्जन काट रहे हैं। बोया पेड़ बबूल का, तो आम कहाँ से खाए, अंडे खाएं, और वो संडे हो या मंडे रोज पड़ रहे हैं अंडे। चलिए बात अभिषेक बैनर्जी की भी कर लेते हैं। अभिषेक बैनर्जी की भी मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। पहले फर्जी सिग्नेचर मामले में अभिषेक की गर्दन फंसी थी, अब हेट स्पीच मामले में मुश्किलें और बढ़नी तय है। हेट स्पीच मामले में अब सीआईडी अभिषेक बैनर्जी का वॉइस सैंपल कलेक्ट करेगी। सीआईडी को अदालत से अनुमति भी मिल गई है। अदालत के आदेश पर 30 जून को अभिषेक बैनर्जी का वॉइस सैंपल कलेक्ट किया जा सकता है। आपको बता दें कि चुनाव प्रचार के दौरान अभिषेक बैनर्जी ने भड़काऊ बयान दिया था। 4 मई को बंगाल का रिजल्ट आने के बाद 5 मई को अभिषेक बैनर्जी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। इसमें 16 जून को सीआईडी ने करीब 6.5 घंटे तक अभिषेक बैनर्जी से पूछताछ की। वॉइस सैंपल अब कलेक्ट किया जाएगा ताकि डीजे की आवाज और अभिषेक बैनर्जी की आवाज को फिर मैच किया जा सके। मैं यहाँ की अब पॉलिटिक्स के बारे में अनंत जी आपकी राय जानना चाहती हूँ कि अब ममता बनर्जी कैसे पॉलिटिक्स करेंगी? पार्टी टूट चुकी है, असली नकली वाली बात हो गई है। अभिषेक बैनर्जी को ऋतव्रत बैनर्जी वाली जो टीएमसी है, हाँ टीएमसी जो है उससे बाहर कर दिया गया है। इधर ममता बनर्जी ने भी अपना दांव चल दिया है। देखिए, ममता बनर्जी के सामने जो चुनौतियां हैं वो कई स्तर की हैं। एक तो पार्टी जाने का खतरा हो गया, विधायक सांसद तो चले ही गए उनके हिसाब से, और दूसरा जो प्रशासनिक जांच हो रही है उनके और उनके परिवार के लोगों, परिवार क्या अभिषेक के खिलाफ। तो अभिषेक ने जो कौन सा मॉडल करते थे वो डायमंड हार्बर मॉडल, डायमंड था वो मॉडल। तो उस मॉडल की जब जांच होगी तो अभिषेक पर शिकंजा और कसेगा। हरीश मुखर्जी रोड पर उनका जो मकान से लेकर कलकत्ता, ग्रेटर कोलकाता की बात सचिन जी कर रहे थे, वो ग्रेटर कोलकाता में कहाँ कहाँ उनकी संपत्तियां हैं ये सब जांच होगी। और अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर किसको बनाया? अग्निमित्रा पॉल को। देखिए, बहुत स्ट्रेटेजिकली भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां काम कर रही है। ये जो मुख्यमंत्री है वो खामोश हैं, बहुत नहीं बोल रहे हैं अभी, वो गंभीरता के साथ अपना काम कर रहे हैं। एजेंसीज को पूरी छूट दे रखी है। अग्निमित्रा पॉल को कहा है कि तुम बुलडोजर पे चल के तुम्हें जो करना है करो, एक फीमेल फेस को आगे किया। तो मुझे लगता है कि ममता बनर्जी की चुनौतियां 71 वर्ष की हो चुकी हैं। वो 5 वर्ष बाद चुनाव है, पार्टी चली गई, पार्टी अभी जाना शेष है, पार्टी तो शायद अभी उन्हीं के पास है, ऐसा उनका दावा है। लेकिन संपत्ति फ्रीज हो गई है। संपत्ति फ्रीज हो गई, वो 800-900 करोड़ रुपए की जो संपत्ति थी वो फ्रीज हो गई। लेकिन ऐसा है कि ये तो दिखने वाली संपत्ति है ना, इन लोगों के पास इतनी संपत्तियां होती हैं, अगर रिवाइवल सर हो पाएगा? देखिए, बंगाल के अगर इतिहास को देखें तो कोई पार्टी रिवाइव नहीं कर पाई, ना कांग्रेस रिवाइव कर पाई, न लेफ्ट रिवाइव कर पाई। तो मुझे बहुत कठिन है कि ममता बनर्जी यहाँ रिवाइव कर पाएगी, क्योंकि जिन लोगों ने रिप्लेस किया है उन सब का संघर्ष भी लगभग एक जैसा है कि 10-12 साल के संघर्ष के बाद आप सत्ता में आते हैं, और उसके बाद जब सत्ता में आते हैं तो 15 साल तो कम से कम रहते हैं। ये रिवाइवल वाला ही प्रश्न आपके पास भी इसलिए लेकर आ रही हूँ क्योंकि इस वक्त ममता बनर्जी के हाथ में बहुत कुछ है नहीं,
और उनका जो सबसे मजबूत हथियार भी जो था, अभिषेक बैनर्जी को छोड़ दें, फिरहाद हाकिम जैसे जो नेता थे वो भी धीरे धीरे सब उनसे कटते चले गए हैं। नहीं, देखिए, रिवाइवल आपका तब होता है जब समाज का कोई एक तबका आपके साथ जुड़ा रहता है, उसकी सहानुभूति रहे। महिलाओं ने दिखा दिया, जो मानी जाती कि इनकी सबसे बड़ी ल्यूटेनेंट्स थी, वो इनको छोड़ के चली गई। मुस्लिम्स जो हैं वो तो हुमायूं कबीर के खिलाफ अपने स्टिंग ऑपरेशन करवाया, सब कुछ करवाया, बावजूद इसके वो अपनी दोनों सीट जीत गया। ठीक है, तो मुस्लिम्स भी आपसे, उसने सीपीएम को अपनी जगह पे जिताया, कांग्रेस को कुछ सीटों पे जिताया, तो मुस्लिम्स भी चला गया, और हिंदू तो इनसे नाराज है ही है। तो सवाल है इनके प्रति सहानुभूति किसकी है? दूसरी क्या है, आप पास्ट योर प्राइम है कि जो आपका दौर था, वो कालखंड था, वो अब गिर रहा है। अब रही बात अभिषेक बनर्जी, जिसके खिलाफ सबसे ज्यादा नफरत है, अब ममता की सारी कवायद, जनता को क्या लग रहा है, वो टीएमसी बचाने में नहीं, अभिषेक बैनर्जी को बचाने में। तो जिससे समाज नफरत कर रहा है, वेरी ट्रू, उसको बचाने की जब आपका मंशा कुछ भी हो, समाज उसको उसी नजरिए से दिख रहा है। ऐसे में रिवाइवल तो बिल्कुल हो, ये तो आप तूफान के खिलाफ अपने आप को रिवाइव करने की बात कर रहे हैं, संभव ही नहीं है। इधर बिहार की एक खबर आपको दे दें, बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार अब फुल एक्शन मोड में हैं। निशांत कुमार पटना के पीएमसीएच अस्पताल पहुंचे, सुविधाओं का उन्होंने निरीक्षण किया। इस दौरान पीएमसीएच के प्रिंसिपल नदारत थे, तो निशांत कुमार ने उन्हें फोन मिलाया, पर कॉल रिसीव ही नहीं किया गया। स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार उन पर कार्रवाई की तैयारी कर रहे हैं। आप पहले जो गहमा गहमी वहां पर हुई उसकी तस्वीर देखें। भी करने की कोशिश की, नहीं उठा रहे हैं, तो उन पर हम कार्रवाई करेंगे। इस प्रिंसिपल यहाँ के पीएमसीएच के, उन पर मैं कार्रवाई करने वाला हूँ। आप जहाँ भी हो, सुन रहे होंगे मीडिया के मार्फत से, वो समझ लें, लेकिन कुछ कार्रवाई की जाएगी। धुआंधार एक्शन की कोशिश तो हो रही है, तेवर तो वैसे ही लग रहे हैं, जहां भी हो सुन लें, कार्रवाई करेंगे, खुलेआम ऐलान कर रहे हैं। ये एक नया रूप है निशांत कुमार। मैंने पहली बार देखा, मैंने भी पहली बार देखा, और मैं हैरान भी हूँ जिस प्रकार से इनके चलने, उठने, बैठने, खड़े होने की तस्वीरें आती थी। उसके बाद ये लहजा जो निशांत कुमार का अच्छा है, और अगर बिहार की स्वास्थ्य सुविधा में 0.0000001% भी सुधार कर पाए तो निशांत कुमार का बड़ा योगदान होगा, क्योंकि बिहार की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, बड़े भारी नेता बिहार में स्वास्थ्य मंत्री हुआ करते थे, लेकिन स्वास्थ्य व्यवस्था जस की तस है। आप पीएमसीएच चले जाइए, एनएमसीएच चले जाइए, मैं तो बिहार के जिला अस्पतालों की बात ही नहीं कर रहा हूँ। अगर निशांत कुमार इस प्रकार से तेवर जो इनके दिख रहे हैं, इसमें नीतीश कुमार के शुरुआती तेवर थोड़े से दिख रहे हैं। जब आप याद करिए, वो रेल मंत्री के पहली बार संसद में आए तो जिस प्रकार से अपने विरोधियों को जवाब देते थे, खड़ी बात। हाँ, तो ये थोड़ा सा बहुत हल्का एक झलक दिखाई दी है। आने वाला समय अभी इनका निशांत कुमार का तय करेगा कि मतलब जज करेगा इनको कि स्वास्थ्य मंत्री के रूप में क्या है, कैसे अधिकारियों को चुनते हैं, कैसे सहयोगी चुनते हैं, बहुत कुछ होना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे सवाल सज्जन जी इस बात को लेकर है कि क्या निशांत कुमार को जगह तो आपने दे दी, क्यों? क्योंकि वो नीतीश कुमार के सुपुत्र हैं, लेकिन उनकी अपनी क्रेडिबिलिटी, उनका अपना काम करने का तरीका, उनकी अपनी अप्रोच क्या है, ये लोगों को नहीं पता, क्योंकि आज तक दिखी ही नहीं कभी। निश्चित, देखिए, जब दी गई तो वो इसलिए दी गई कि लिगेसी है, नीतीश कुमार की लिगेसी है, तो आप उनके बेटे को देते हो, एक निरंतरता बनी रहती है कि, तो पहली उस कारण से दिया गया। लेकिन उसके बाद जो काबिलियत की बात आती है, वो अभी तक निशांत कुमार ने कुछ वैसा खास किया नहीं था। पहली बार है, जैसा आनंद जी बता रहे हैं, कि दिखा है कि वो अपने थोड़े कॉन्शियस हैं, सक्रिय हैं, करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, सर जेडीयू के लिए भी जरूरी है, जेडीयू के लिए जरूरी है। अगला इलेक्शन जो है वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में नहीं होगा। सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री हो गए, हम जेडीयू के लिए कौन बनी रहे, नीतीश की स्मृति बनी रहे, और इनके माध्यम से वो बनी रहे, उस प्रासंगिकता के लिए आपको ये चेहरा चाहिए। और इनके पास ऐसा विभाग है जो बहुत जरूरी है, जो आनंद जी बता रहे थे। आप एम्स चले जाइए, चेंज भी जल्दी दिखाई दे सकता है, एविडेंट। आप दिल्ली एम्स आइए, आधे से ज्यादा जो आपके मरीज हैं वो बिहार से आते हैं। कारण क्या है कि क्रिटिकल ट्रीटमेंट के लिए बिहार की चिकित्सा में लोगों का भरोसा ही नहीं है, इसलिए वहां भाग के आते हैं। वहां अगर ये थोड़ा भी सुधार कर पाएंगे, बहुत बड़ा उपलब्धि इनके लिए। मैं हालांकि ब्रेक का वक्त हो गया आनंद जी, लेकिन मुझे वो जेडीयू के बने रहने के लिए, जेडीयू की प्रासंगिकता बने रहने के लिए ये कितना जरूरी है? ये बहुत जरूरी है, और नीतीश की विरासत लोगों की स्मृति में बनी रहे, इसके लिए भी आवश्यक है कि निशांत कुमार परफॉर्म करें। और इनके पास जो महकमा है उसमें अगर मैंने जैसे 0-0 गिनाया ना, उसमें अगर मामूली सा सुधार भी कर देंगे ना तो बहुत बड़ा दिखाई देगा। इसलिए अवसर बहुत है,
देखना है कि ये कुछ कर पाते हैं या फिर लालू यादव के दोनों सुपुत्र की तरह ये भी राजनीति के बियावान में खोने का खतरा इनके सामने भी है। उनके दोनों सुपुत्र को भी उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ही बनाया गया था, याद करिए। तेज प्रताप को भी बिल्कुल स्वास्थ्य ध्यान है। मंत्री ही दिया गया था। तो इमेंस पॉसिबिलिटीज हैं, लेकिन उन पॉसिबिलिटीज पर ये कितना काम कर पाते हैं ये इनकी एबिलिटी पे डिपेंड करता है।